नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में आज हमने देखा कि फिर से नया शिखर बना। आज सुबह जब बाजार की शुरुआत हुई, निफ्टी बैंक से सपोर्ट नहीं था। निफ्टी बैंक बल्कि दिन के ऊपरी स्तर से 200 अंक नीचे जाकर लाल निशान में कर रहा था कारोबार, लेकिन दिन के दौरान क्या बढ़िया रिकवरी निफ्टी बैंक में आई है और अब हम देख रहे हैं कि 400 अंक ऊपर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है, 50,400 के आसपास। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये जो भी बड़े वेटेज वाले बैंक हैं वो बाजार को आज सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बाजार के लिए सपोर्ट की बात करें तो एमएनएम में आज तेजी है। इसके अलावा कुछ आईटी स्टॉक्स, कुछ पावर स्टॉक्स ये मोमेंटम बाजार को दे रहे हैं और 23,550 के आसपास निफ्टी टिकने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि बाजार जब रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे? क्या इस स्तर पर, रिकॉर्ड पर बाजार में आपको लॉन्ग के मौके तलाशने चाहिए? क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए इस लेवल पर? यह सब कुछ अपने एक्सपर्ट से समझेंगे और यह भी जानेंगे कि आपको अगले 1 घंटे में क्या क्या ट्रेड करके बहुत बढ़िया पैसे बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन चलिए उसके पहले यह जान लेते हैं कि इस शो में आगे हम खास क्या करने वाले हैं। थोड़ी देर में हम लेकर आएंगे 3:35 पर क्लोजिंग ट्रेड्स, जहां अपने एक्सपर्ट से हम जानेंगे उनके पसंद के शानदार शेयर। ऑप्शंस के चैंपियन होगा 2:40 पर मार्केट एट 3, जिसमें हम बाजार खोलने के बाद की खबरों का पूरा लेखा जोखा लेकर आएंगे 3 बजे। 3:05 पर डीलिंग रूम का हम हाल लेंगे और ये जानेंगे कि कौन से शेयर को लेकर क्या खबर गर्म है। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड होगा 3:15 पर और इवेंट्स टू वॉच होगा 3:20 पर। लेकिन चलिए फटाफट ये देख लेते हैं कि बाजार की इस वक्त की मेजर जो हाईलाइट्स हैं वो क्या हैं और क्या कुछ घट रहा है बाजार में इस वक्त। तो इस वक्त आप देखेंगे निफ्टी में करीब करीब 80 अंकों की तेजी है, 23,550 के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक 400 अंक भागा है, 12 में से 10 शेयर ऊपर हैं और बड़े वेटेज वाले, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जो कि निफ्टी बैंक में तकरीबन 55% के आसपास का वेटेज कमांड करते हैं, वहां पर भी बढ़िया तेजी हो रही है। डिफेंस शेयरों में जोश है और डिफेंस में अगर आप शिप बिल्डिंग को भी एक क्लब कर दीजिए तो पूरा माहौल ही अलग है। शिप बिल्डिंग शेयरों ने अगर हम बात करें तो इस साल में करीब करीब 90,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप का एडिशन किया है और कोचिन शिपयार्ड, गार्डन नीचे तमाम शेयर चल रहे हैं। हालांकि पारस डिफेंस की बात करें तो स्टेलर रनअप है, 2 दिनों में 40% ये शेयर भागा है। इसके अलावा रियल एस्टेट, पेपर, सेलेक्टिव टायर स्टॉक से ये भी आज ऊपर हम देख रहे हैं। हालांकि अगर हम कमजोरी वाले अगर पैक की बात करें तो फार्मा स्टॉक्स में, मेटल में आज थोड़ा सा प्रेशर है। ज़ायडस लाइफ है 3% नीचे कारोबार करता हुआ। लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले, अपने एक्सपर्ट को जोड़ने से पहले एक बार जरा ऑप्शंस के आंकड़े जरा चेक कर लेते हैं और अगले 1 घंटे के लिए संकेत क्या मिल रहे हैं ये डिम्पी से समझ लेते हैं। डिम्पी, रिकॉर्ड ऊंचाई, निफ्टी बैंक का भी बढ़िया वाला सपोर्ट, अगला 1 घंटा कैसे बीतेगा? क्या ये जो स्तर है 23,500 से 550 के बीच वाला, इसको निफ्टी होल्ड कर पाएगा और यहां पर करना क्या चाहिए? क्या बाय ऑन डिप्स वाला अभी भी मार्केट है ये? देखिए निफ्टी में थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी कर जाएगा। वजह मैं बताता हूँ, एक तो कैचअप रैली है बैंक निफ्टी में ड्यू है। जैसे मैंने सुबह भी आपको बताया, निफ्टी 1 हफ्ते के अंदर आज का मिला दिया जाए तो पिछले 10 दिन के अंदर आपने 4 बार ऑल टाइम हाई लगा दिया, 4 बार निफ्टी के अंदर। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर ये डाइवर्जेंस पिछली बार 2 महीने का था, इस बार पता नहीं कितना चलेगा। तो एक तो ये है कि एक तो कैचअप रैली की रिक्वायरमेंट है, दूसरा वेटेज वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, वो कई बार फ़ायदा भी बनती है। 2 बैंक चल जाए तो आपका काम बन जाता है, तो 2 वेटेज वाले बैंक चल रहे हैं आज। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग अभी भी थोड़ा बैंक निफ्टी के अंदर ड्यू है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, लेवल्स के हिसाब से 50,000, 50,200 2 इंपॉर्टेंट लेवल थे। 50,000 के ऊपर तो हमने क्लोज किया था, आपको ध्यान होगा कल की क्लोजिंग 4x02 थी, यानी कि 50,002 की क्लोजिंग थी। और आज ओपनिंग में जैसे हमने 50,200 पार किया, हमने आपको सुबह ये बात भी नोटिस कराई थी कि शॉर्ट कवरिंग आएगी उसके बाद, लेकिन 50,200 को पहले ले आओ और एक क्लोजिंग बेसिस पे आ जाए तो और अच्छा हो जाएगा। तो मेरे को लग रहा है कि क्लोजिंग बेसिस पे भी 50,200 के ऊपर रहेगा। बाजार में एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स पे बैंक निफ्टी खड़ा हो जाएगा। फिर ये बैंक निफ्टी लेड रैली भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पहले निफ्टी चलेगा, ये बैंक निफ्टी लेड रैली भी हो सकती है। बट आज की क्लोजिंग हमको 50,200 के ऊपर चाहिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। दूसरा, मिड कैप स्मॉल कैप में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो जो स्क्रीन ब्यूटीफुल वाला मामला है वो आपके मिड कैप और स्मॉल कैप ने कर रखा है। डेरिवेटिव की शीट भी उतनी ख़राब नहीं है। मैं सिर्फ आपको एडवांस डिक्लाइन ही इसके बता दूं, आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो करीब 100 से ज़्यादा शेयर अभी भी, 106 तो लॉन्ग ही हैं और 12 की कवरिंग है, तो 100 से ज़्यादा शेयर अभी भी खड़े हुए हैं पर लॉन्ग में। तो जो डाइवर्जेंस है वो बहुत बड़ा नहीं और ऊपर वाले शेयर गिरे नहीं, तो ये भी आपके फेवर में जा रहा है। ऑप्शंस का ट्रेड भी अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन चेन भी आपके फेवर में चली जाती है। सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर लीडरशिप की एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दूसरा एक शेयर जो आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसको आप चेक करेंगे ना तो टूट रहा ना ही बढ़ रहा है। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा हो ना तो आप मेरी बात को सिर्फ चार्ट से चेक कर लीजिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले 3 घंटे से 5 रुपये भी ऊपर नहीं हो रहा है और 5 रुपये भी नीचे नहीं हो रहा। एक रेंज में अपने आप को उसने अपने बांध लिया है और वो किसी तरह के कोई मेजर सपोर्ट या ऊपर नीचे नहीं हो रहा। सेलेक्टिव थीम फिर से चलेंगी, मॉनसून वाला चलेगा, थोड़ा बहुत आपका कंजम्पशन का चलेगा, थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर्स का चलेगा। आरसीएफ आपको ध्यान होगा, सुबह हमने खुद पता किया था एक्सपर्ट से 165 पे चंदन तापड़िया से, और ये भी कहा था कि शेयर चल सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। बाकायदा चंदन जी ने भी आपको बोला होगा आरसीएफ लेने के लिए सुबह, अगर आपको याद है। थोड़े सेलेक्टिव शेयर्स हम आपके सामने डिस्कस कर रहे थे। अब आप चेक करोगे ना 4% ऊपर है वो, और ये 4% इंट्राडे में मोमेंटम आया है। ये देखो आरसीएफ, ये 4% है ऊपर और ये इंट्राडे का ही मोमेंटम है, आपके सामने ही है। तो ऐसे ही आपको ना थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा मार्केट के अंदर। बाजार में इंडाइसिस देख के सौदा प्लस करेंगे, नहीं लिया जाएगा। इंडाइसिस को देख के सौदा शॉर्ट करोगे, नहीं किया जाएगा। जब आप शेयर्स पकड़ रहे हो तो इंडाइसिस छोड़ दो, जब इंडाइसिस पकड़ रहे हो तो शेयर्स छोड़ दो। कुछ वैसी वाली थीम अभी मार्केट के अंदर चल रही है। थोड़ा इंडिया विक्स सुबह 3% ऊपर था, अब इंडिया विक्स थोड़ा शांत हो गया है, 1% ऊपर है। इंडिया विक्स का चलना और इस समय शांत होना कोई ज़्यादा मतलब नहीं रख रहा। या तो ये चल जाए बहुत अच्छे से और लगातार 2-4 दिन चले, तब फियर आएगा मार्केट में, और फियर 15 के ऊपर ही आएगा, तब तक फियर भी नहीं आएगा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सेलेक्टिवली ध्यान रखनी पड़ेंगी। रुचित जैन इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, ध्वनि पटेल हैं आज के हमारे मेहमान, और राजेश पालविया सर हैं आज के हमारे मेहमान। इन सबसे होगी बातचीत। रुचित बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ध्वनि आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय निकालने के लिए। राजेश सर आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। लंबी छुट्टी के बाद आज मार्केट आया, लेकिन इस लंबी छुट्टी में मार्केट में कोई भी क्रैक विजिबल नहीं हुआ है, बल्कि सोमवार और मंगलवार की क्लब करके आज हमने गैप किया, और गैप करने के बाद बैंक निफ्टी ने 50,000 50,200 दोनों ही पार कर लिए आज में। एक बार राजेश सर आपसे पता करना चाहते हैं बाजार और कितना चल सकता है। जिनके पास पोजीशन है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस क्या रखें और उनके नए टारगेट्स, और जिनके पास पोजीशन नहीं है उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है कि बाजार में फोमो फैक्टर आ गया, उनसे लिया जा नहीं रहा, बाजार नीचे डिप दे नहीं रहा, तो फिर वो क्या करें? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट ने कोई भी अपॉर्चुनिटी डिक्लाइन में तो दी नहीं है। जिन्हें भी बाय करना है मार्केट में, उन्हें ये रैली को ही चेज करना होगा, तो ही एक ऑप्शन है अभी इस मार्केट में, इस तरीके के मार्केट में। जरूर एक डिप मिला था सिर्फ इलेक्शन के रिजल्ट के चलते, और वो भी सिर्फ एक दिन की ही शॉर्ट पीरियड के लिए सेल लगी थी मार्केट में, और वहां से वापस हम ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे आ चुके। तो जिन्होंने उस गिरावट को इनकैश किया, बाइंग किया, तो वहां तो एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बनते हुए दिख रही है उन सभी इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिए। लेकिन अगर हम देखें तो कंटिन्यूटी बनी हुई है, और जिस तरीके से अब आज बैंक निफ्टी ने वापस से लीडरशिप पोजीशन ली है, हमें लगता है कि अभी तो काफी जगह है बैंकिंग स्टॉक्स में। अगर हम बात करें तो काफी बैंकिंग स्टॉक्स अभी भी साइडवेज ही बिहेव कर रहे हैं, और हमें लगता है कि वहां अगर ये बाइंग इंटरेस्ट टर्न आउट होता है तो बैंक निफ्टी का ये मोमेंटम फर्दर और भी एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो अब निफ्टी में थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, और बैंक निफ्टी एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रही। कंफर्टेबली बैंक निफ्टी 50,200, जो कि एक मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन एरिया था, जो कि हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, उसके ऊपर अब सस्टेन हो रहा है। तो यहाँ शॉर्ट कवरिंग का मूव प्ले आउट होते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है कि यहाँ पे अभी भी जगह है 50,800, इवन 51,000 की जगह भी की तरफ भी बैंक निफ्टी बढ़ते हुए दिख सकती है। निफ्टी में भी ब्रेकआउट है ऑलरेडी, तो 23,450 अब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस को ट्रेल करें और पोजीशन को यहाँ पे अभी भी राइड करना चाहिए। काफी कुछ सेक्टर्स में, स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है।
निफ्टी में हमें लगता है कि ये मोमेंटम 23,700 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ही ट्रेड है। और हमें लगता है कि जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट में एक पार्टिसिपेशन है, मिड कैप स्पेस में एक पार्टिसिपेशन है, एग्री रिलेटेड थीम्स यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रही, मानसून से रिलेटेड स्टॉक्स यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं, तो हमें लगता है कि एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट यहाँ पे दे रहा है काफी कुछ सेक्टर्स में। तो हमें लगता है स्टॉक स्पेसिफिक तो बने ही रहे। और दूसरा, अगर निफ्टी में इंडेक्स में ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी एक अच्छा ऑप्शन है अभी यहाँ पे इंडेक्स में ट्रेड करने ठीक है, तो ऐसे बाजार में प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है और उसका तरीका यह है कि अपने स्टॉप लॉसेस को धीरे धीरे आप ऊपर करते रहिए जैसे जैसे बाजार ऊपर जाए। आप चलिए ये काम कर लेते हैं, सभी एक्सपर्ट्स हमारे तैयार हैं, उनसे ये जान लेते हैं कि आपको अभी के अभी कहां पर ट्रेड करके पैसे बनाने का मौका मिलेगा। शुरुआत करेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स की। रुचित जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आपके 2 शेयर क्या खरीदेंगे, कहां पर आपका कन्विक्शन आ रहा है इस वक्त? जी, वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, 2 में से एक सेक्टर के बारे में तो ऑलरेडी आई थिंक नो आप लोगों ने काफ़ी चर्चा की है, वो बैंकिंग स्पेस पे बारे में। सो आई थिंक बैंकिंग में जो अगर यहाँ से कैचअप मूव आता है, तो थोड़े मिड साइज़ जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, नो वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम नो आउट परफॉर्मेंस रह सकता है। तो विद इन दैट स्पेस सिटी यूनियन बैंक हमें लग रहा है कि करंट लेवल्स पे काफ़ी अच्छा नो एक मूव दे सकता है, जहाँ पे प्राइस अप मूव अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सपोर्टिव रहे आज के सेशन में। तो सिटी यूनियन बैंक नियर टर्म के 152 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी 165 प्लस के टारगेट्स के लिए। और फर्टिलाइजर दूसरा सेगमेंट स्पेस है कि जहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, आज प्राइस वॉल्यूम एक्शन वहाँ पे भी काफी बुलिश है। जीएसएफसी विद इन दिस स्पेस एक कंसोलिडेशन से कैश सेगमेंट में बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। और वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो डेली एवरेज के कंपेरेटिवली में काफी सारे आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं। तो जीएसएफसी करंट लेवल्स पे 225 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह है, 245 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, एक फर्टिलाइजर वाला शेयर और एक है बैंकिंग वाला शेयर। सिटी यूनियन बैंक मिड कैप के साथ जाना चाह रहे हैं रुचित जी। ये 2 शेयर आपके लिए ट्रेड करने के लिए। ध्वनि जी, आपके शेयर कौन से हैं, क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? गुड आफ्टरनून। यहाँ पे मेरी तरफ से 2 पिक्स रहेगी। सबसे पहली पिक जो यहाँ पे रहेगी वो मन्नापुरम में है। मन्नापुरम का जिक्र हमने सुबह आप ही के चैनल पे ऑप्शंस के ट्रेड में भी करा था, जहाँ पे 190 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह दी गई थी। 4.5 रुपए में वो करीब 7 रुपए चल रहा है अभी। तो ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा का मुनाफा यहाँ पे हो रहा होगा। बट स्टॉक के अंदर वापस से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, जहां पे 188 का लेवल इससे पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो करंट लेवल से आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं और टारगेट इसका 206 का रहेगा और स्टॉप लॉस 184 का लगा के चलना है। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मुझे पसंद आ रहा है वो है नवीन फ्लोरो का। नवीन फ्लोरो के अंदर भी अगर हम देख रहे हैं तो स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन करी है यहाँ पे 30 मिनट्स के चार्ट के अंदर। 3500 का लेवल जब ब्रेक करा उसके बाद अभी फिलहाल उसको सस्टेन कर रहा है और 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी यहाँ पे हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो करंट लेवल से इसके अंदर भी यहाँ पे बुलिश मूव बन सकते हैं। ऊपर की तरफ का टारगेट है 3800 और स्टॉप लॉस 3530। ठीक है, तो ध्वनि के स्टॉक्स अलग हैं, लेकिन एक फाइनेंस का काउंटर चुना है ध्वनि ने मणिपुरम, और दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर वाला नवीन फ्लोरीन चुना है 3,800 रुपए के टारगेट के लिए। राजेश जी, आप भी इन दोनों सेगमेंट्स पर बुलिश हैं या फिर इसके इतर भी कोई स्टॉक है जो आप सुझाना चाहेंगे? तो अभिषेक जी बिल्कुल फर्टिलाइजर स्पेस पे बुलिश है। और उसमें से जो एक स्टॉक हमने सजेस्ट किया था या सेंड किया था पीसीआर को, वो फैक्ट था। हालांकि स्टॉक अब डिस्कस करते करते काफी शार्प अप मूव यहाँ पे पिछले 5-7 मिनट में बनते हुए दिखी है। और हमारे लक्ष्य थे करीब 890 तक के, स्टॉक अब करीब 878 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो फैक्ट यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट बना है। हालांकि स्टॉक का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे और भी पोटेंशियल है फर्दर, और अप मूव 910 तक भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। बट हमें लगता है थोड़ा डिप मिलता है तो इसको ऐड किया जा सकता है। हमारे स्टॉप लॉस काफी डीपर हो चुके हैं। अब यहाँ से 825 के स्टॉप लॉस सजेस्ट किए थे, टारगेट 890 के थे। सेकंड टारगेट यहाँ पे 910 का भी लिया जा सकता है। तो फर्टिलाइजर बिल्कुल एक थीम है जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम है। काफी स्टॉक्स आरसीएफ, फैक्ट, जीएनएफसी और भी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है। तो हमें लगता है
यहाँ पे एक मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा फर्टिलाइजर स्पेस पे। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है अल्केम लैब। ये स्टॉक में देखें तो एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन एक नैरो प्राइस रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट करके अब आज एक अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिखा। स्टॉक कंफर्टेबली अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन यहाँ बनाते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अल्केम लैब का जो मोमेंटम बना ये इसको 5250 5300 की तरफ लेके जा सकता है। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस है करीब 5130 के आसपास। और तीसरा स्टॉक है वो कोइंसाइड हो रहा है ध्वनि के साथ, और उसमें हमें मन्नापुरम यहाँ पे पसंद आ रहा है, और उसमें अपसाइड के टारगेट हम 198 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉप लॉस होगा 187। अब हालांकि दो स्टॉक है जिन्होंने फैक्ट में अब अपॉर्चुनिटी कम बची, तो यहाँ पे मैं फोर्थ स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो सजेस्ट करना चाहूंगा, और वो रहेगा आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ बनते हुए दिखा, और जिस तरीके से अब कंफर्टेबली 680 के ऊपर आरती इंडस्ट्री सस्टेन कर रहा है, तो हमें लगता है आरती इंडस्ट्री को बाय किया जा सकता है 710 तक के अपसाइड के लिए। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 675 के आसपास। ठीक है, तो आपके सारे स्टॉक्स हमने नोटिस कर लिए सर। आरती इंडस्ट्रीज, फैक्ट आपका शेयर काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया, अभी आप खुद नोटिस करवा रहे थे, मैंने भी एकदम से देखा 882 का आ चुका। ना केवल फैक्ट बल्कि अगर आप फैक्ट्स के पीयर भी चेक करेंगे ना, आरसीएफ या कुछ और फर्टिलाइज़र एंड केमिकल वाली कंपनीज, वो सारी के सारी एकदम से ऊपर आई। एक बार ज़रा दिखाना, एक दो शेयर ज़रा और दिखाओ स्क्रीन से। एक बार ज़रा चंबल फर्टिलाइज़र भी दिखाओ, कोरोमंडल भी दिखाओ, पारादीप फॉस्फेट भी दिखाओ, एक बार सारे दिखा दो। अगर कुछ है आज इनमें तो सभी में एक बार दिखा देते हैं। आरसीएफ हो गया, एनएफएल हो गया, ये एनएफएल भी एकदम से ऊपर आया, 6% ऊपर आ चुका है शेयर। कोरोमंडल इंटरनेशनल भी बाकायदा डेज हाई पे है। एक जीएसएफसी और पारादीप फॉस्फेट, ये भी दिखाओ। पारादीप फॉस्फेट नाम से कंपनी है, PARADEEP, पारादीप फॉस्फेट। मिल गई प्रोड्यूसर साहब, है आपके डाटाबेस में पारादीप फॉस्फेट। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, ये भी डेज हाई पे। इसका मतलब ये है कि जैसे हम सुबह आप बात भी कर रहे थे कि हम जो थेमेटिक शेयर्स है ना मॉनसून से जुड़े हुए, वो अपना चरण को चेंज करके सेकंड चरण में ये फर्टिलाइज़र शेयर्स को भी लेके आएंगे। KRBL आपको सुबह ध्यान है, वैशाली पारिक ने आपको दिया था। ऐसे हम सुबह भी आपके सामने ये सभी चीज़ नोटिस करवा रहे थे। मैंने इसके सारे पेयर्स चेक किए, आपको भी दिखाए, एक भी सिंगल शेयर ऐसा नहीं मेरे को दिखा जो बाकायदा डेज लो पे खड़ा हो। KRBL तो हटा दो, तो चावल वाली कंपनी है, नहीं तो ज़्यादातर आपको फर्टिलाइज़र के शेयर्स बाकायदा डेज हाई पे दिख रहे हैं। थीम चुन लीजिए, थीम के अंदर अच्छे शेयर चुन लीजिए, इसी मार्केट के अंदर अच्छा पैसा बन जाएगा। जिनको प्रॉब्लम हो रही है निफ्टी के अंदर ट्रेड करने की, ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के अंशुल जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनका करते हैं स्वागत। अंशुल जी नमस्ते, बताइए सर कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं आप। नमस्कार डिम्पी जी, अभी फैक्ट के बारे में सुना, आप बात कर रहे थे तो फैक्ट से याद आया कि चंबल फर्टिलाइजर मैंने बाय दिया था 407 रुपए में, 440 ऑलमोस्ट हो गया, 10 पैसे से रह गया, तो वहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दूसरा टाइटन बाय दिया था फ्राइडे को 3470 में, 3626 हो गया है, वहाँ टारगेट बुक करना चाहिए। ICICI प्रू 595 में बाय किया था, 622 हो गया, वहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब जब पैसा फ्री हो गया है तो फ्रेश बाइंग करना चाहिए फेडरल बैंक में। 29 दिन का कप हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद 2 इनसाइड बार बनी थी, आज फ्रेश ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से एट द मनी का कॉल बाई करना चाहिए 175 का, 3 रुपए में। स्टॉप लॉस 1 रुपए का रहेगा और टारगेट 8 रुपए का रहेगा। फ्राइडे तक टारगेट अचीव नहीं होता है तो भी एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर टाइम वैल्यू इरोड होना स्टार्ट होगी। 5000 की लॉट साइज है, 10,000 की रिस्क आएगी और सामने 25,000 का रिवॉर्ड है, तो 1:2.5 का सौदा रहेगा। फेडरल बैंक 175 का कॉल, 3 रुपए में बाई करना है, 1 रुपए का स्टॉप लॉस, 8 रुपए का टारगेट। ये 27 जून वाली है ना कॉल सर, 3 रुपए में जो मिल रही है? जी 27 जून वाली। ठीक है, 27 जून तक का समय है। आज हो गया 18 तारीख, आप सैटरडे संडे की और भी जोड़ लो बीच में, तब भी आपके पास ट्रेडिंग डेज में है 7-8 दिन है, और 2 ही दिन में अपना काम कर देगी। देखो 25,000 का प्रॉफिट है इसके अंदर और 10,000 का लॉस है इसके अंदर, क्योंकि लॉट साइज 5,000 का है, तो यानी कि 5 रुपये बढ़ेगा तो ये सीधा 25,000 का गेन हो जाएगा। तो
तो आपको थोड़ा कैलकुलेटिव रहना है। एक लॉट से भी आप काम बना सकते हो ऑप्शंस के अंदर। मेरे को लग रहा है कि फेडरल बैंक चल जाना चाहिए। ये अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मैंने जस्ट जैसे आप बोल रहे थे मैंने तुरंत इसके चार्ट चेक किए, मेरे को भी लगता है कि एक बार थोड़ा सा खींचेगा ज़रूर, 180 तक तो ले ही आ सकता है। ये एट द मनी कॉल है, थोड़ा सा भी चलेगा, ऑप्शंस के प्रीमियम ऊपर आएंगे, ये इजीली आप इसको नोटिस भी कर पाएंगे। ठीक है अंशुल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया। शायना मुकद्दम भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी करेंगे बातचीत फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पर। वो हमको बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, समझा भी सकती हैं, और उनसे हम थोड़ा उनकी इंटेलिजेंस का फ़ायदा लेंगे। शायना बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। इस समय मार्केट के अंदर एक वैल्यूएबल शेयर आप बताइए जो आपकी लिस्ट में है इस समय। देखिए, आपने इतने अच्छे शेयर्स लास्ट 5 मिनट्स में सुन रही थी आपका पिकअप किया है, वो मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं दीज लेवल्स आल्सो फंडामेंटली। एक तो आपने फर्टिलाइजर्स की बात की, मुझे लगता है फर्टिलाइजर सेक्टर स्पेशली विद बजट कमिंग, मॉनसून्स अच्छे हो रहे हैं मोर और लेस। कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स यहाँ पर मुझे वैल्यूएशन वाइज आपने आई थिंक उसका नाम लिया है, बट मुझे फंडामेंटल बेसिस पे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज इफ यू सी ईवी बाय एबिटा तो वो इज जस्ट अबाउट 10 टाइम्स। हमने देखा ये थोड़ा बहुत करेक्शन में था इन द लास्ट 6 मंथ्स, बिकॉज लास्ट 4th क्वार्टर के नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, दे वर गोइंग थ्रू सम हायर कॉस्ट बेसिस, बट आई थिंक ये साल में इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए हमको। आपने दूसरी जैसे बैंकिंग की बात की, आई थिंक द ओवरऑल सेक्टर भी बोथ लार्ज कैप बैंक्स एंड मिड कैप बैंक्स दोनों अच्छे लगते हैं। लार्ज कैप बैंक्स में ऑफ कोर्स यू नो मैं स्टिल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के तरफ मेरा प्रेफरेंस रहता है, बट आपने जब फेडरल बैंक की बात की, इन द स्मॉलर बैंक्स ये भी वन ऑफ माय टॉपिक्स रह चुका है, इट्स डूइंग वेल, एंड यहाँ से ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक वैल्यूएशन के बेसिस पे भी, ग्रोथ के बेसिस पे भी आई थिंक थिंग्स शुड लुक बेटर गोइंग फॉरवर्ड। तो आपने ही मेरे लिए अच्छे शेयर्स चुन के दिए हुए हैं। ठीक है शाइना जी, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार, हम देख रहे हैं कि डिफेंस वाले शेयर जम के चल रहे हैं जब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है कि डिफेंस एक्सपोर्ट को अगले 5 साल में बढ़ाकर वो 50,000 करोड़ रुपए का करेंगे। उसके बाद से लगातार तेजी है। HAL हो या फिर शिपिंग वाली कंपनीज हो, हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन भी थोड़े थोड़े बढ़ गए हैं। 5 ईयर के एवरेज की अगर हम तुलना करेंगे तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो क्या सावधान रहना चाहिए, जो नए निवेशक हैं वो दूर रहें, और जिनको बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है मान लीजिए वो क्या करें, 50% प्रॉफिट वो वसूल लें, या फिर आपको लगता है कि अभी भी गुंजाइश है ऊपर जाने की? तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी मतलब रन हो चुके हैं। अभी जैसे मैंने खुद ने HAL लिया था एट मच मच लोअर लेवल्स, और जब भी मुझे लग रहा था कि वैल्यूएशंस महंगे हैं, तो अभी तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, बट एट द सेम टाइम इफ यू सी दैट जो ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, आज ही न्यूज आया है 40,000 करोड़ ऑफ ऑर्डर्स, बट ये सब ना होते होते और 2 साल निकलेंगे। इन द मीन वाइल आई थिंक यू नो आई थिंक अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, मेरे हिसाब से आप 25 to 30%, 1/3 या हाफ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट आप लॉन्ग टर्म में एक बार ये पोर्टफोलियो में थोड़े बहुत इसके स्टॉक्स रखना ही चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर 5 साल 10 साल आप होल्डिंग करोगे, आई थिंक दीज आर द स्टॉक्स दैट विल रिमेन, विल अच्छा करेंगे एंड विल गिव यू डिसेंट रिटर्न। शिप बिल्डिंग भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। वहां पर मुझे कोचिन शिपयार्ड बेस्ट लगता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ उनके जो ऑर्डर बुक है, ग्रोथ है और वैल्यूएशन। तो तीनों हिसाब से मुझे लगता है कि कोचिन शिपयार्ड मेरा प्रेफरेंस रहेगा अमंग द शिपिंग कंपनीज, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ। आई थिंक वन कैन बी बाइंग एट एनी डिप्स विथ मीडियम टू लॉन्ग टर्म फोकस इन माइंड। डिफेंस स्टॉक्स पर ये व्यू, लेकिन एक और कंपनी राजेश जी, इस पर आपसे व्यू जानना चाहेंगे। ये भी डिफेंस से जुड़ी है, एक इनका ड्रोन वाला भी छोटा सा सेगमेंट है उसमें, जेनटेक का। शेयर की हम बात करें तो साल भर पहले मुझे बहुत ही अच्छी तरह से याद है कि 400 रुपये के आसपास का भाव था, अब ये 1200 रुपये के आसपास जेनटेक हो गया है। आज बड़ी तेजी हो रही है। जेनटेक, आपको क्या लगता है, क्या ये दौड़ आगे जारी रहेगी? और फ्रेश अगर किसी को कुछ खरीदना हो, मौके हैं, या फिर बहुत ज्यादा शूट हो गया है, अब रिस्की हो गया है ये? तो देखिए अभिषेक जी, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तो आते हुए दिखा। यही महीने में अगर हम बात करें तो 25% तो ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है।
लेकिन जिस तरीके की रफ्तार पूरे डिफेंस थीम में देखने को मिली, हमें लगता है कि यहाँ पे ये रफ्तार और बढ़ते हुए दिख सकती है। जेंटेक का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है। यहाँ पे सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, स्टॉक एक सस्टेन अप ट्रेंड में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके के यहाँ पे वापस से फ्रेश रिन्यूड बाइंग एक्शन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आई है, हमें लगता है यहाँ पे नेक्स्ट लक्ष्य इसका 1340 1360 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास ट्रेड है लॉन्ग साइड का ऑलरेडी, जिन्होंने बाय किया हुआ है, बने रह सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अब लेके आए हायर साइड पे टुवर्ड्स 1165 के आसपास। ठीक है, जेंटेक 1300 रुपए के ऊपर जाने के लिए तैयार है। आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग और फाइनेंशियल जो स्टॉक्स हैं वहां पर बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और मणप्पुरम तो रेकमेंड भी हुआ हमारे 2 एक्सपर्ट्स की तरफ से। ध्वनि, पीएनबी हाउसिंग एक बार जरा फटाफट आप चेक कीजिए, इस पर जरा व्यू दीजिए। 900 रुपए के ऊपर जाकर अब ये शेयर कारोबार कर रहा है पीएनबी हाउसिंग का। कितना अभी और चलेगा आपके हिसाब से? देखिए अभिषेक जी, इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे डेफिनेटली बुलिश साइड का बना हुआ है, बट वीकलीज पे यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ में यहाँ पे एक जो है 900 से 913 रुपए के पास, 915 रुपए के पास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। फर्दर कोई बुलिश पोजीशन अगर इसके अंदर बनानी है तो इसे क्रॉस करने के बाद बनानी चाहिए, बट अभी फिलहाल जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। नीचे की तरफ अब जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है तो 830 का बनता है। ठीक है, पीएनबी हाउसिंग को लेकर ये व्यू, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 830 रुपए का आपको लगा के चलना है इसमें। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब आप लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि मार्केट एट 3 ये खास सेगमेंट होगा हमारे पास, और इसमें ये जानेंगे कि बाजार खुलने के बाद खबरों के दम पर कौन से शेयरों में आज बेहतरीन एक्शन है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। 4 मेहमान हम आपके सामने होंगे। आप 3 तो टेक्निकल एनालिस्ट का ही फ़ायदा उठा रहे हैं, साथ ही उनको डेरिवेटिव की सेंस भी काफ़ी अच्छी है, और शायना मुकद्दम आपको फंडामेंटल तौर पर मार्केट के अंदर गाइड कर रही हैं कि इस समय क्या करना चाहिए। उनको भी वही थीम पसंद आ रही है जो इस समय मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग है, यानी कि फर्टिलाइज़र वाला हिस्सा। आगे बढ़ के देखें, अगर आप इंडिया विक्स देखें ऑलमोस्ट अब फ्लैट होने के कगार पर आ चुका है, और अब कुछ भी खास इसके अंदर बेसिक्स नहीं बचा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊपर नीचे करने की टेंडेंसी में, अदरवाइज़ वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और इस समय बैंक निफ्टी करीब 400 पॉइंट ऊपर है, 400 का लेवल भी आज में आ गया। 100 पॉइंट दूर तो फिर से एक नया रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगा और टारगेट अचीव हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर बैंक निफ्टी ने 50,000 का लेवल भी दिखाया और 50,400 भी दिखाया। ये बैंक निफ्टी की ताकत है जो आप आज फील कर रहे होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर्स पता कर लेते हैं जहां पर मार्केट का मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या लॉन्ग शेयर्स में काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग हो रही है। IDFC, ये शेयर 120 रुपये का वाला है। एक बार ज़रा दिखाना IDFC के दोनों शेयर, इनफैक्ट IDFC फर्स्ट और IDFC फर्स्ट लिमिटेड वाला, दोनों दिखाना। IDFC लिमिटेड और IDFC फर्स्ट, एक 120 का होगा और एक होगा 81 रुपये वाला, दोनों फायर कर देना। राजेश सर ज़रा दोनों शेयर्स को चेक कर लो, दोनों F&O में भी हैं, दोनों के अंदर आज लॉन्ग पोजीशंस बन रही है, बिल्डअप के साथ बन रही है। तो बिल्कुल डिप्पी जी, दोनों ही स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आया। IDFC लिमिटेड और IDFC फर्स्ट बैंक दोनों ही देखे तो एक अच्छे रेंज के ब्रेकआउट के बाद सस्टेन होते हुए दिख रहे। हमें लगता है कि यहाँ पे IDFC लिमिटेड की बात करें तो जब तक अब ये स्टॉक 117 के ऊपर बना रहेगा, यहाँ पे नेक्स्ट लक्ष्य जो बन सकता है वो 125 की तरफ आते हुए दिख सकता है। और IDFC फर्स्ट बैंक में जिस तरीके से आज ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में, अब 80 रुपए के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है इसका नेक्स्ट लक्ष्य 80 रुपीज के ऊपर जो बन सकता है वो करीब 85-86 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास भी पोजीशन है बने रह सकते हैं। यहाँ पे 79 के स्टॉप लॉस से IDFC फर्स्ट बैंक में बाई किया जा सकता है। इवन IDFC लिमिटेड में 117 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। नजदीक का स्टॉप लॉस दोनों के लिए, IDFC फर्स्ट बैंक के लिए भी और IDFC लिमिटेड के लिए भी, राजेश जी की तरफ से, और इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। इस बीच एक खबर आ रही है कि 22 जून को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बैठक करेंगी और बजट के प्रिपरेशन को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी बजट से पहले। ठीक है, ये एक अपडेट आपके लिए। लेकिन हमारे सहयोगी गौरव जवलकर हमारे साथ तैयार हैं मार्केट एट 3 लेकर। गौरव बताइए, कौन सी खबरें हैं आज?
जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं पारस डिफेंस के साथ, क्योंकि इस स्टॉक में हमें आज 20% का अपसाइड देखने को मिला। शेयर ने जो ये अपर सर्किट जो है वो हिट किया था, और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे हमें 14 लाख से भी ज़्यादा शेयर जो है वो आज ट्रेड होते हुए देखने को मिले थे बल्क डील में। अगर हम बात करें इस शेयर की, तो फ्राइडे के दिन में भी इस शेयर में हमें 20% का एक अपसाइड देखने को मिला था, क्योंकि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज़ ने अराउंड 5.6 लाख शेयर जो है वो ट्रेड किए थे, खरीदे थे, जो कि 1.4% स्टेक होता है कंपनी में। और इसके दिन उसी दिन में भी हमने देखा कि कंपनी जो है वो 20% शेयर प्राइस जो है वो ऊपर थी। अगली बात करते हैं JNK इंडिया की, क्योंकि इस कंपनी में भी हमें एक 20% का अपसाइड देखने को मिला था, और इसका मेन रीज़न ये है कि 2 मेगा प्रोजेक्ट जो है कंपनी के, जिसका जो रेंज है वो 700 to 1000 करोड़ का हो सकता है, वो कंपनी को मिले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के तरफ से। और इसी के चलते हुए आज हमने देखा कि शेयर प्राइस में भी एक 20% का एक अपर सर्किट जो है वो हिट किया है। अगली बात करते हैं पिरामल एंटरप्राइजेस की, क्योंकि कंपनी ने जो 50,000 करोड़ का फिर पिरामल फाइनेंस में जो 50,000 करोड़ का रिटेल लोन्स का सेगमेंट है वो सरपास किया है, और आगे जाके कंपनी का मानना ये है कि FY28 तक ये जो रिटेल लोन्स हैं वो डबल हो सकते हैं, और इसी के चलते हुए आज शेयर में भी 3% के एक अपसाइड देखने को मिला था। अगली बात करते हैं RVNL की, क्योंकि कंपनी जो है वो इमर्ज हुई है L1 बिडर के रूप में, जो कि जो कि एक रेलवे का प्रोजेक्ट रहने वाला है, जिसका कॉस्ट जो है वो 160 करोड़ का होने वाला है। अगर हम बात करें कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड की, तो इसी महीने में कंपनी को कई सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, और आज के इस L1 के बिडिंग के बाद कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 1.5% से ऊपर देखने को मिला था। आखिर में बात करते हैं सोम डिस्टिलरीज की, क्योंकि अगर हम बात करें तो कंपनी में फ़िलहाल में ही तेलंगाना स्टेट में कंपनी का जो प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन का वो कैंसिल हुआ था, और उसके बाद एक लेबर केस भी कंपनी पे रजिस्टर हुई थी, और इसके ऊपर कंपनी का मानना ये है कि ये जो रजिस्टर्ड हुआ है केस वो एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर है, जो कि कंपनी की लिकर जो है वो बनाती है। और इसी के साथ साथ कंपनी जो है सोम डिस्टिलरीज वो अथॉरिटीज़ के साथ पूरा का पूरा कोऑपरेट करने वाली है इस केस को सुधारने के लिए, और इसमें जो भी है उस चीज़ को सुधार करने के लिए। बट अगर हम शेयर की बात करें तो कहीं पे आज गिरावट देखने को मिली थी इस कंपनी के शेयर में, तो आगे जाके भी ये सब शेयर्स पे हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि आज के दिन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन ये सब शेयर्स में हमें देखने को मिला है। ठीक है, शुक्रिया गौरव। तो ये बड़े बड़े मूव्स इन तमाम शेयरों में आपको देखने को मिल रहा है, और उसकी वजह ये है कि इनके पीछे खबरों का जोर है। ये तमाम स्टॉक्स आप अपने देख रहे हैं स्क्रीन पर, लेकिन एक बयान आ रहा है पावर मिनिस्ट्री की तरफ से कि बिजली कंपनियों को बिजली कटौती कम करने की सलाह दी गई, नसीहत दी गई है ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से, और इस गर्मी के सीज़न में सप्लाई सुनिश्चित करने को लेकर कदम उठाने के लिए सरकार ने कहा है। आपको बता दें कि उत्तर भारत में जो लोग भी उत्तर भारत में रह रहे हैं वो गर्मी से वाकिफ़ हैं। तापमान लगातार 40-45 के ऊपर बना हुआ है और भीषण गर्मी पड़ रही है। इसके चलते आप देखिए IEX उसका बेनिफिशियरी भी है, पावर एक्सचेंज है, वहाँ पर पावर की ट्रेडिंग होती है, तो उसको फ़ायदा तो ज़रूर होगा। और ये भी बताया पावर मिनिस्ट्री ने कि थर्मल प्लांट्स में कोयले का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राजेश जी, आप जरा एक बार ना, बैंकिंग में चूंकि एक्शन बहुत है, वहाँ पर बार बार नज़र जा रही है, आप जरा SBI को जरा देखिए बताइए, क्योंकि हमने देखा था कि अप्रैल के आखिर में ये शेयर 800 रुपये के ऊपर निकला, तब से टिका हुआ है। एक दिन झटका लगा था चुनाव नतीजों वाले दिन, और उसके बाद फिर से बेहतरीन रिबाउंड आ गया। 845 रुपये का भाव, यहां से करना क्या है राजेश जी अब SBI के शेयर में? क्या नई खरीदारी का भी मौका इससे बन रहा है क्या? तो देखिए अभिषेक जी, यहाँ पे स्टॉक में अगर हम नियर टर्म स्ट्रक्चर देखें तो 860 के आसपास इसका एक सप्लाई जोन बना हुआ है, जो कि हमने देखा है कि मल्टीपल अटेम्प्ट में स्टॉक वहीं से ही एक सप्लाई प्रेशर फेस करते हुए दिख रहा है। तो इसका क्लियर ब्रेकआउट जो बनेगा वो 860 के ऊपर होगा, देन वहां से फिर इसकी रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स 890 से 900 की तरफ। जिनके पास भी ट्रेड है उनके लिए सलाह ये रहेगी कि अभी बने रहे। मार्केट में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ और आज बैंक निफ्टी में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है SBI का कंट्रीब्यूशन आते हुए दिखेगा। यहाँ पे करंट लेवल से 825 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखने की सलाह। ठीक है, खैर इस बीच अलग अलग स्टॉक्स में अगर आप नज़र डालेंगे तो मेरे को फिर से बैंकिंग स्टॉक्स से थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, और उसी के अंदर ही पोजीशनिंग है। एक काम और करता हूँ, जरा टाटा केमिकल्स आपको वापस से दिखाता हूँ। 1120 के आसपास फिर से आ गया, एक लास्ट के 5-7 मिनट के अंदर थोड़ा बहुत मजबूती इसके अंदर वापस आई है। दिखा पाएंगे बट टाटा केमिकल्स ये थोड़ा मजबूती इसके अंदर आ रही है 12 रुपये। ये BTST का कैंडिडेट बन रहा है क्या रुचित? एक बार ज़रा चेक करना।
हमने काफी टाइम देखा है कि स्टॉक का प्राइस अप मूव रहता है बट फॉलो बाइंग थोड़ा मिसिंग रहता है और जो रीसेंट कंसोलिडेशन हुआ है उसमें 1135 एक ब्रेकआउट लेवल है। सो मैं वेट करूंगा कि रीसेंट प्राइस हिस्ट्री को देख के, क्योंकि बड़े मूव्स वहां पे फॉलो अप मूव्स नहीं आ रहे, तो 1135 का लेवल जब ये निकलेगा फिर आई थिंक एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक पकड़ सकता है। ये 17-18 रुपए मिस हो गए डेफिनेटली करंट लेवल से, बट एटलीस्ट वो कंफर्मेशन रहेगा, एक हाई बीटा नेम है और ये स्टॉक के लिए 17-18 रुपए ज्यादा मायने नहीं रखेगा। तो मेरे हिसाब से तो 1135 के ऊपर ही ये स्टॉक में फिर खरीदारी करनी चाहिए। शायना, आपको ध्यान है कुछ सरकारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास अब काम बहुत अच्छा है। अब वैसे बैलेंस शीट वगैरह देखोगे बहुत अच्छी है, लेकिन मार्केट में ना उनके साथ एक अलग तरह का बज़ भी जुड़ा हुआ है। वो डिसइन्वेस्टमेंट का जुड़ा हुआ है, वो उनको वापस से ठीक करने का। उसमें से दो कंपनी के मैं आपको नाम बताता हूँ। एक है MMTC, आपको ध्यान है ये ट्रेडिंग से जुड़ी हुई कंपनी है। STC करती है एग्री का ट्रेड, MMTC करती है प्रीशियस मेटल का ट्रेड। इंडिया से बाहर इंडिया से अंदर कुछ भी लेके आना हो तो प्रीशियस मेटल में सरकारी कंपनी MMTC है। तो MMTC पे आपकी कवरेज है, आप इसको देखते हैं, आपने देखा है इसके प्राइजेस वगैरह को या इसकी बैलेंस शीट्स को? एक्चुअली MMTC काफी इलिक्विड है टू अ लार्ज एक्सटेंट, इसके लिए मैंने खास देखा नहीं है। इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट होल्डिंग इतनी है कि आप इसका वैल्यूएशन नहीं कर पा सकते इन अ राइट वे। सो किसी को सेल करने के लिए बोलना बेस्ड ऑन वैल्यूएशन इज आल्सो नॉट राइट। वैल्यूएशन ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव फॉर अ ट्रेडिंग कंपनी। एक काम करते हैं, फिर एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। एक बार ध्वनि आप चेक करना MMTC, ये एक्चुअली में पिछले 2-4 दिन से चल रहा है, ये आज नहीं है 9%। अब अगर आप एक दिखाओ इसका 2 हफ्ते का डाटा दिखाओ, 1 हफ्ते वाला डाटा दिखाओ, तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा MMTC के बारे में। तो ध्वनि एक बार ज़रा लेवल चेक करना और बताना इस पर क्या करें टेक्निकली। जी बिल्कुल डिम्पी, ये एक्चुअली ऑलरेडी मेरे रडार पे था, मैं इसको ट्रैक कर रही हूँ। नीचे जब स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे बनाई थी 200 की EMA के पास, वहां पे 65 का रेट हम ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, और जैसे ही शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस इसने क्रॉस करी तो स्टॉक ने यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है आज की सेशन में, जहाँ पे 80 का एक रेजिस्टेंस बन रहा था उसको हम क्रॉस कर चुके हैं, और वॉल्यूम्स का जो इसके अंदर इंक्रीमेंट है वो देखने को मिल रहा है कंपेरेटिवली। तो करंट लेवल से डेफिनेटली इसको बाय करना बनता है, और अगर आपके पास है तो इसे होल्ड करके रखें। स्टॉप लॉस नीचे की तरफ में जो लगाना आपको रहेगा, तो नीचे की तरफ आप कंफर्टेबली, जब स्टॉक यहाँ पे 75 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसका पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। और टारगेट जो इसका बन रहा है ऊपर की तरफ में, तो पहला टारगेट 90 तक का बनता है, जो आपको BTST में कल ही देखने को मिल सकता है, और उसके बाद 100 रुपीज तक का भी एक अपमूव इसके अंदर पॉसिबल है। ठीक है, MMTC को लेकर ये व्यू। रुचित, आप ज़रा चेक कीजिए एक्साइड का शेयर 450 रुपये के स्तर के बाद से लगातार इसमें मोमेंटम है। अब 550 रुपये के ऊपर जाकर ये ट्रेड कर रहा है, और आज हम देख रहे हैं कि ऑटो से जुड़ी हुई जो मुख्य जो ऑटो कंपनीज हैं वहाँ तो आपको थोड़ी थोड़ी नरमी दिखेगी, लेकिन उसके अलावा जो एंसिलरी वाली जो कंपनीज हैं वहाँ पर अच्छा मोमेंटम है। एक्साइड एक महीने में देखिए 18-19% ये चल गया है शेयर, और इसमें आपको मूव्स दिख रहे हैं एक्साइड में, क्या करना चाहिए? इनफैक्ट हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा देखें तो 2 महीने पहले लगभग मार्च के पहले हफ्ते या सेकंड वीक में ये स्टॉक ने एक मेजर ब्रेकआउट दिया था जब 350 के ऊपर निकला था, और वो भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। उसके बाद हम देखें वो 350 के ब्रेकआउट के बाद में कहीं पे भी ये स्टॉक ने, एक्सेप्ट वो एक दिन की गिरावट जब सभी मार्केट में पूरे मार्केट में फॉल आया था, वो दिन को छोड़ के कहाँ पे भी स्टॉक में प्राइस वाइज वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग या कोई भी सिग्निफिकेंट करेक्शन नहीं आया। सो आई थिंक ये हाई टॉप हाई बॉटम का जो सीरीज बन रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग साइंस है। अभी तक तो स्टॉक अपने 20 दिन के EMA भी नई ब्रेक कर रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, जो आ गया है लगभग 510-520 की रेंज में। सो सबसे बेटर है कि ऐसे ट्रेंड को राइड करते रहे। हु नोस के कभी कभी ऐसे स्टॉक्स एक लंबे समय तक ये मोमेंटम कंटिन्यू रखते हैं और मल्टीबैगर्स भी बन जाते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड ऐसे स्टॉक्स में रखना और ये ट्रेंड को राइड करना काफी इंपॉर्टेंट है। सो कोई भी एग्जिस्टिंग पोजिशंस हो तो सर्टनली होल्ड करे। इवन एक्साइड ही नहीं, अमर राजा बैटरीज भी, अमर राजा एनर्जी जो है उसके भी चार्ट स्ट्रक्चर पोजिशनली काफी स्ट्रॉन्ग है। सो आई थिंक ये जो सेक्टर में दोनों कंपनीज है, इनमें आने वाले समय में और भी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। ठीक है, एक्साइड और अमरा राजा दोनों में आपके लिए मौके बनेंगे। आज हम देख रहे हैं कि सेलेक्टिव रियल एस्टेट वहाँ पर तेज़ी हो रही है। रियल एस्टेट से जो जुड़े हुए सेगमेंट्स हैं, रियल एस्टेट एंसिलरीज आप कह लीजिए, उसमें कि ये टाइल्स वाली कंपनी, सैनिटरी वेयर वाली कंपनीज, वहाँ पर बड़ी बड़ी तेज़ी हम देख रहे हैं। निटको हो गया, खजारिया हो गया, एशियन ग्रेनिटो, सेरा, ये तमाम शेयर जो हैं
5 से 10% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। राजेश जी, कहीं कोई मौका इस स्पेस में, और अगर इसमें नहीं तो रियल एस्टेट में हम देख रहे हैं कि गोदरेज प्रॉपर्टी चल रहा है और भी कुछ स्टॉक्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं आपको लग रहा है कि ट्रेड के मौके बन रहे हैं? तो देखिए, रियल एस्टेट और होम इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड सेगमेंट में वापस से एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। कजारिया सिरामिक यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है। स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक बॉटम फॉर्मेशन होते हुए यहाँ पे ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे अब ये स्टॉक 1310 के ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो कजारिया सिरामिक का नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 1450 की तरफ आते हुए दिख सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि रियल एस्टेट स्पेस भी एक अच्छे मोमेंटम में है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ, ये दोनों ही स्टॉक हमें काफी पसंद आ रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, अप ट्रेंड के स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से ना अब स्टॉक कंफर्टेबली 3050 के ऊपर सस्टेन हुआ है, इसका नेक्स्ट टारगेट 3250 की तरफ आते हुए दिख सकता है। वहीं अगर हम डीएलएफ की बात करें तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो स्टॉक में एक करेक्शन के बाद वापस से रिकवरी का साइन यहाँ पे आते हुए दिखा। हालांकि अगर आज का सेटअप देखें तो एक थोड़ा सा म्यूटेड बिहेवियर है स्टॉक का, लेकिन स्टॉक में जिस तरीके से वापस लोअर साइड से बाइंग इंटरेस्ट बना और कंफर्टेबली अब 830-40 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो डीएलएफ का भी हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 910-915 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे भी बने रहना चाहिए। स्टॉक में ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 855 के आसपास। ठीक है, 855 रुपए का स्टॉप लॉस डीएलएफ के लिए आज आपको सपाट दिखेगा, लेकिन चला बहुत अच्छे से ये स्टॉक है। अच्छा, एक काम करते हैं, एमएनएम के शेयर में आज हमने देखा कि 3000 रुपए के ऊपर के स्तर आए। कई सारे ऐसे ब्रोकरेजेस हैं जो 3500 रुपए तक के भी टारगेट्स दे रहे हैं। उसमें नुआमा है, उसमें जेफरीज का आपको नाम दिखेगा। तो ये बुलिशनेस है क्यों एमएनएम के शेयर को लेकर, और क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं एमएनएम के लिए, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, बताइए ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं और शेयर में आगे अगर तेजी होनी है तो उसके लिए ट्रिगर्स क्या बनेंगे? जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्टॉक में शानदार तेजी और 3000 के ऊपर कंपनी का शेयर निकल चुका है। ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। कंपनी का मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़ के ऊपर निकल चुका है, और इसमें सबसे बड़ा टारगेट जो दिया है वो है जेफरीज की तरफ से। करीब 3510 का लक्ष्य जेफरीज देख रही है, और जो कमेंट्रीज भी आई हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। जेफरीज का कहना है कि 14 जून के बंद भाव से शेयर में करीब 20% की तेज़ी यहाँ से देखने को मिल सकती है। 3 नए इलेक्ट्रिक एसयूवी से बड़ा फायदा होगा, और इसके अलावा एमएनएम पर कवरेज वाले 40 ब्रोकरेज में 88% की बाई की रेटिंग है। जेफरीज के टारगेट हमने आपको बताया ही, लेकिन दूसरे अगर रिपोर्ट्स पर नज़र डालेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर, तो नोमुरा ने भी खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य बढ़ा दिया है, 2818 से बढ़ाकर 3374 का लक्ष्य दिया है। एमके ग्लोबल ने ऐड की रेटिंग के साथ 3000 का लक्ष्य दिया है, और नुवामा ने 3500 का लक्ष्य दिया है कंपनी के ऊपर। अब आपको कुछ फैक्टर्स और ट्रिगर्स बता देते हैं कि किस वजह से ये पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। फार्मा और ऑटो सेक्टर में लीडरशिप कायम रखने पर जोर है कंपनी का। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से प्रीमियमाइजेशन का फायदा मिलेगा कंपनी को। कंपनी के मुताबिक देश में ट्रैक्टर संख्या दोगुनी होने की क्षमता है। FY 25 से 27 के लिए 37,000 करोड़ के निवेश का प्लान है, और ईवी में BII का 1200 करोड़, टेमासेक ने 300 करोड़ का निवेश किया है। तो ये कुछ पॉजिटिव कमेंट्री भी मैनेजमेंट की तरफ से आई उनके प्रेजेंटेशन में, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स यहाँ पर कंपनी के ऊपर निकल कर आई है। एमएनएम की शेयर की चाल भी अगर देखेंगे तो पिछले एक महीने में ही करीब 18% की तेज़ी ये स्टॉक दिखा चुका है, और अगर एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 112% ये स्टॉक चल चुका है। तो छोटे समय में ही एक बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर शेयर में देखने को मिली है, और आगे के लिए भी रिपोर्ट्स के मुताबिक काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने का अनुमान यहाँ पर देखा जा रहा है तमाम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की तरफ से। ठीक है, शुक्रिया पूजा। तो ये रिटर्न्स देखिए, साल भर में शेयर ये डबल हुआ है, और एसयूवी सेगमेंट की कंपनी लीडर है, 18% के आसपास की मार्केट शेयर कमांड करती है, और अगले 6 साल में तकरीबन 23-24 नई गाड़ियां लॉन्च करने की कंपनी की योजना है। अपने प्रेजेंटेशन में एमएनएम ने बताया है। शाइना जी, आप ज़रा बताइए, ऑटो स्पेस में
आपको M&M ठीक लगता है या फिर इसके मुकाबले मारुति या फिर टाटा मोटर्स, वहां पर ग्रोथ की गुंजाइश ज्यादा है? देखिए अभी रिसेंटली एमएनएम का मतलब काफी मैनेजमेंट का इंटरेक्शन हुआ है विद एनालिस्ट, तो अच्छे एग्रेसिव उन्होंने टारगेट्स दिए हुए हैं थ्री व्हीलर्स में भी, ईवी में भी। बट एट द सेम टाइम अगर उसका प्योर वैल्यूएशंस देखें एंड कंपेयर इट विद द कंपैरेटिव लाइक फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, तो वो ज्यादा महंगे हैं। इट्स मोर देन आई थिंक इट्स अबाउट 11 टाइम्स ईवी बाय बेटा। अगर तो इस हिसाब से टाटा मोटर्स मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा। अगर आप टाटा मोटर्स का देखें तो एक तो उनका अभी डीमर्जर अभी होएगा इन द नियर टर्म, मतलब मीडियम टर्म, तो वो एक पॉजिटिव है, पीवी अलग होगा। दूसरी बात, उन्होंने काफी डेट उनका काफी कम किया हुआ है, एंड अगर आप प्योर वैल्यूएशंस में देखें तो भी इट इज अबाउट 7 टाइम्स ईवी बाय एबिटा। तो आई थिंक ऑल पैरामीटर्स पे आई थिंक टाटा मोटर्स, अगर आप ये जो स्टॉक्स बोले इनके तीनों के कंपैरिजन में, आई वुड प्रेफर टाटा मोटर्स। दूसरी बात ये है कि काफी अभी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स वी आर गोइंग टू सी न्यू इश्यूज दैट विल कम आउट, आईपीओज, फोर व्हीलर्स में भी और टू व्हीलर्स में भी। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है तो उसमें डेफिनेटली अप्लाई करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा एंड करना भी चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिलते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा एक दो शेयर और पता करते हैं। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का एक बार शेयर लेके आएंगे। ये 4% नीचे है। एक बार रुचित आप चेक करना कि कुछ वैसी प्रॉब्लम तो नहीं है। ये तो बढ़िया चलने वाला शेयर है, आज 4% नीचे दिख रहा है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स GAEL के नाम से मिलेगा प्रोड्यूसर साहब, GAEL के नाम से मिलेगा गुजरात अंबुजा। अब तो आपको बहुत समय हो गया है, दिख जाना चाहिए जल्दी जल्दी शेयर्स। बताइए रुचित, एक बार जरा देख के आप, जब तक स्टॉक आ रहा है। इस स्टॉक के करेक्टिव फेज में है। ये स्टॉक ने अपना हाई 200-210 के बीच में मार्च के पहले वीक में बनाया था। उसके बाद में पिछले 3 महीने से जो भी पुल बैक मूव्स आ रहे हैं उसमें हम कहीं पे भी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग सबसे पहले स्टॉक में तो नहीं दिख रहे हैं। सो आई थिंक ब्रॉडर मार्केट्स इतना अच्छा कर रहा है, फिर भी अगर ये स्टॉक 200-210 से हाई से 140 तक करेक्ट हुआ और अभी भी नो कहाँ पे भी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग नहीं है, सो ये रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस है और ऐसे अंडर परफॉर्मेंस में बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट स्टॉक के लिए देख रहे हैं वो स्विंग लो 125-130 के रेंज में, तो थोड़ा सा और नो करेक्शन हम इसमें एक्सटेंड करते हुए होते हुए देख सकते हैं और 125-130 के लेवल्स क्वाइट पॉसिबल है, हम शॉर्ट टर्म में स्टॉक में जाते हुए देखेंगे। एक और शेयर भी है इसी तरह का कैश सेगमेंट का, ये भी काफ़ी नोन है। मैं इसका ज़रा स्पेल भी कर देता हूँ ताकि हमारे प्रोड्यूसर साहब इसको ज़रा जल्दी से ढूंढ पाएँ। वो है असाही इंडिया ग्लास के नाम से कंपनी है, ASAHI, असाही। अगर प्रोड्यूसर साहब ढूंढ पाए तो असाही इंडिया। ये शेयर आज साल के हाई पर भी है। ध्वनि, अच्छा ध्वनि तो नहीं होंगे भी। राजेश सर एक बार ज़रा आप चेक करना, ये शेयर जो 8-8.5% अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें क्या किया जाए? तो डिम्पी जी आज काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन बनी और स्टॉक में अब अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी अब सरपास करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने, हमें लगता है यहाँ पे वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट बिल्कुल बनते हुए दिखा है। अब स्टॉक में यहाँ पे 645 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा डाउन साइड में। अगर ये इसके ऊपर बना रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 750 से लेकर 780 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो असाही इंडिया पे बिल्कुल बाय का ही ट्रेड अभी ओपन रखना चाहिए। जिस तरीके के ब्रेकआउट हुए, हमें लगता है फर्दर यहाँ से रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 645 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे पोजीशन होल्ड करने के लिए। मेरे को और भी ज़रा पता करने हैं जो इस समय मार्केट के अंदर बढ़िया से मूवमेंट दे रहे हैं। एक बार ज़रा आप एक शेयर दिखाइए श्नाइडर के नाम से। श्नाइडर, इस सर्किट ना लगाओ, बस यही चेक करना है मेरे को इस पर। बड़ा ज़रा श्नाइडर, S से शुरू होगा, SCHNEI के नाम से है। श्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक एक कंपनी है। एक बार रुचित आप चेक करेंगे, एक बार ये भी चेक कर लेना सर्किट तो नहीं लगा हुआ इस पर। नो नहीं, अभी नहीं लगा, 909% ही है। एक बार ज़रा इसको बताइए तो इसमें आपको क्या दिख रहा है आज? फिलहाल सर्किट नहीं है, लेकिन मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक में। रिसेंटली एक करेक्शन ये स्टॉक में आया था,
लेटर हाफ ऑफ मई में, बट वो करेक्शन में स्टॉक ने अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट बेस बना के वहां से वापस से अपमूव का रिजम्पशन दिया है। और लेकिन ये थोड़ा सा हाई बीटा नेम है। जो रिसेंट करेक्शन आया था उसमें 5-6 दिन ऐसे भी रहे थे कि जहाँ पे वो डाउन सर्किट भी ओपन नहीं हुआ था। तो मैं थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन जरूर दूंगा कि अगर कोई पोजीशंस बनाते हैं या एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो बिना स्टॉप लॉस के ऐसे स्टॉक में काम ना करे। 780 अब ये पोजिशनल सपोर्ट बेस 780 के आसपास शिफ्ट हो गया है, तो 780 के नीचे स्टॉप लॉस रहेंगे एग्जिस्टिंग पोजीशंस पे, और कोई पोजीशंस है तो मेरे ख्याल से होल्ड कर सकते हैं। ऊपर प्रीवियस स्विंग हाई स्टॉक 960 970 के आसपास है, वो इनिशियल एक्सपेक्ट करना चाहिए, और वो लेवल क्रॉस हुए तो 1040 के रिट्रेसमेंट लेवल्स है उसके आसपास तक जा सकता है। एक शेयर मेरे को और पता करना है, शायना मुकद्दम वो बहुत अच्छे से बता पाएंगे। शायना, आप अवंती फीड्स के बारे में जानते होंगे। अवंती फीड्स एक आंध्रा बेस्ड कंपनी है जिसका श्रिम्प फीड का बिजनेस है, ठीक है ना। तो ये एक्सपोर्ट्स टिपिकली करते हैं। इसमें 2 पॉइंट्स इन्वॉल्व है। पहला इन्वॉल्व है कि ये आंध्रा की कंपनी है। आंध्रा की कंपनी सारी रीरेट हुई जब से चंद्रबाबू नायडू वहाँ की सरकार बनी, और दूसरा फिर वो सेंटर में भी क्रिटिकल रोल अपना रहे हैं। अब आपको पता है अब तो अलायंस की सरकार है, एनडीए की गवर्नमेंट है। दूसरा, इनके जो मिनिस्टर है ना, जो डिपार्टमेंट दिया गया है चिराग पासवान को दिया गया है फूड प्रोसेसिंग का, और फूड प्रोसेसिंग की ये सबसे बड़ी कंपनीज में से एक हो सकते हैं उस एरिया की, टिपिकली पोर्ट के एरिया की। तो 2 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो पहला, जो नए नए मिनिस्टर बने हैं उनको प्रूव करके दिखाना है, तो प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है कंपनी और सेक्टर की बैलेंस शीट को ठीक कर दो। दूसरा, तमिलनाडु वाली कंपनी है। तीसरा, और भारत का भी अपना एक स्टांस है कि भी फूड प्रोसेसिंग वाली कंपनीज को थोड़ा और तेज़ किया जाए। एक बार जरा आपका टेक चाहिए इस पे, अवंती फीड्स पे। देखिए, ऐसा मानना है कि अभी ये साल काफी अच्छा रहेगा श्रिम्प एक्सपोर्ट्स के लिए। और अगर वैल्यूएशंस भी देखें ठीक है, तो अगर सब फैक्टर्स इफ यू ऐड इंक्लूडिंग जो मेन है, जो पॉलिटिकल थिंग है, वो ये जो पॉजिटिव है कंपनी के लिए, तो ऑल एंड ऑल ये अच्छा सपोर्ट देगी कंपनी के लिए। एट द सेम टाइम ये काफी सेक्टर रिस्की सेक्टर रहता है, कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी एकदम प्रॉब्लम में रहता है। तो एकदम यू जो अगर खरीदते हैं तो वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ये सेक्टर में प्ले करना चाहिए। सो आई थिंक अगर आप अभी खरीदते हैं, सो यू शुड कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ क्लोज टू मतलब मे बी 560 570 का डीप स्टॉप लॉस रख के आप खरीद सकते हैं। ठीक है, बाजार बंद होने में 3 मिनट के आसपास समय रह गया। राजेश जी, फटाफट आपसे एक स्टॉक पर राय जानना चाहेंगे। जीएमआर एयरपोर्ट्स लगातार मोमेंटम में है ये, और 98 रुपये का इसने 52 हफ्ते का ऊपरी स्तर भी आज छू लिया। बढ़िया तेजी है। क्या ये सेंचुरी मारने को लेकर तैयार है, और क्या 100 रुपये का स्तर ये पार कर जाएगा तो इसकी तेजी और बढ़ जाएगी? तो देखिए, आंसर यस है, ये सेंचुरी मारने को तैयार है, और इसका नेक्स्ट लक्ष्य हमें लगता है जो आ सकता है वो 108 110 की तरफ आते हुए दिख सकता है। पोजीशन जिनके पास ये बने रहे, स्टॉप लॉस ट्रेल करें 95 के आसपास। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेल करना है 95 के आसपास। और रुचित जी, बायोकॉन आज खबर थी नेगेटिव इसके लिए, ऑब्जर्वेशंस मिले हैं इसके विशाखापट्टनम एपीआई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर कमजोर है। बायोन डिप्स करना है या फिर यहां से भी इसको शॉर्ट किया जा सकता है? शॉर्टिंग के जैसे तो चार्ट के स्ट्रक्चर्स नहीं है। विद इन द फार्मा स्पेस देखें तो ऑलरेडी एक लंबा अंडर परफॉर्मेंस ये स्टॉक ने रिसेंटली स्टॉक ने खत्म किया है, और उसके बाद एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पे बन रहा है। सो आई थिंक आज भी आप देखेंगे तो स्टॉक न्यूज पे कुछ इतना बड़ा फॉल नहीं दिखा रहा, और सेकेंडली सेलिंग में कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। तो जब वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं होती है तो ज्यादा प्राइस वाइज करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। पॉसिबिलिटीज कुछ टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, जिसमें नियर टर्म में स्टॉक ये शायद 310 315 की एक सपोर्ट रेंज बना चुका है, और ऊपर 350 का एक हर्डल है। सो कभी डिप्स में लोअर एंड ऑफ द रेंज पे आती है, मे बी 315 के आसपास, तो वो अपॉर्चुनिटी आप पोजिशनल ट्रेडर्स खरीदारी के लिए कर सकते हैं। तो ऐसा स्टॉक तो नहीं लग रहा है कि जहाँ पे शॉर्ट्स करने चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी गिरावट की पॉसिबिलिटी प्राइस वाइज कम है। हाँ, हल्का थोड़े समय के लिए टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, बट पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए ये फॉल में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखने की सलाह रहेगी। लास्ट का 1 घंटा मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छा था। इस मार्केट में अपने लेवल्स को सरेंडर नहीं किया, बल्कि डेज हाई के आसपास आके क्लोज कर रहा है, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आप बोलेंगे सर हम तो इंडेक्स में ट्रेड ही नहीं करते, हमारे पास तो स्टॉक्स हैं, लेकिन इंडेक्स एक पिक्चर है जो आपको ये बता रहा है कि बाज़ार ओवरऑल काफ़ी बुलिश है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है।
तो इसलिए आपके पास जो शेयर है आप चाहें तो उसको ज़रूर चेक कर सकते हैं और चाहे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस भी लगा सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आज फिर से इंडिया विक्स जो है वो करीब 1-1.5% शाम में यानी कि क्लोजिंग में होते होते बढ़ा है। कुछ ज़्यादा चिंता की बात नहीं, जैसे मैंने आपको बताया 15 का जब तक विक्स वापस नहीं आता तब तक डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। सिर्फ विक्स एक फालतू की कॉल जैसी, अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। एक दो चीज़ें और भी हैं मार्केट के अंदर की थेमेटिक चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं। चाहे फर्टिलाइज़र के शेयर, जैसे आज हमने आपको सारे के सारे शेयर नोटिस कराए, मैंने कम से कम 8 शेयर आपको फर्टिलाइज़र के नोटिस कराया, एक भी शेयर नीचे नहीं था, वो सब के सब डेज हाइज पे हैं। तो ये थेमेटिक्स थीम मार्केट के अंदर कल भी चलेगी, परसों भी चल सकती है और कुछ दिन और भी चलेगी। वजह आपको पता ही है, तो जब तक अब बजट नहीं आ जाता तब तक थोड़ा थेमेटिक चीज़ें होती रहेंगी मार्केट्स के अंदर। दूसरा चीज़, आज कहीं भी मेरे को ऐसा सच कोई फटीक नहीं दिखी, ना तो कहीं किसी भी तरह के बिल्डअप में निफ्टी बैंक निफ्टी के ओआई वगैरह में, ना ही उसके पुट कॉल रेशोज़ में, और ना ही मार्केट के टोटल ब्रेड्थ में। आज सुबह आप देखो हमने बड़े अच्छे गैप के साथ खोला, ये स्मॉल का मिड कैप के थोड़े बहुत इंडाइसिस रुक गए चलने से, इसलिए डिक्लाइंस की संख्या बढ़ गई। और ये ज़रूरी नहीं है कि डिक्लाइंस बड़े होंगे तो सब में 5-5% के कट आए होंगे। कोई शेयर अगर अपने कल की क्लोजिंग से आधा % भी नीचे आ गया ना, वो डिक्लाइंस में काउंट हो जाएगा आज की ओपनिंग में, ठीक, तो वो डिक्लाइंस में काउंट हो जाएगा। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हो सकती है। आज के मार्केट देखने के बाद एक बार जरा आईटी इंडेक्स दिखाना, आईटी इंडेक्स, निफ्टी आईटी लिखना आ जाएगा टर्मिनल पे। तो आईटी इंडेक्स देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ, आईटी और बैंकिंग का जो रेयर कॉम्बिनेशन होता है ना, आपको जो दिखता है एक साथ में, वो आज दिखा है। दोनों में करीब करीब आधे % से ज़्यादा की तेज़ी थी इंडाइसिस में। और स्टॉक्स में हमको बीटीएसटी और कुछ अच्छे शेयर्स बैंक के भी हमको मिले हैं। तो बाज़ार काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। कोई नेगेटिव खबर आएगी तभी ये डिप देगा, नहीं तो जो बाइंग और डिप्स वाली थ्योरी है ना, ये फेल हो रही है। दूसरा पॉइंट एक था, आज में मार्केट ने 50,000, 50,200, 50,400 और इनफैक्ट मैं बोलूँगा 50,500 का भी लेवल मोटा मोटी दिखा दिए बैंक निफ्टी ने। जो कर रहा है ना बाज़ार, थोड़ा जल्दबाजी में कर रहा है और स्पीड से कर रहा है। आज का जो हाई बना है वो बना है 50,562 का, जो बैंक निफ्टी का हाई बना है। तो सोचो 500 पॉइंट नीचे से ऊपर बैंक निफ्टी आया, कितना फ्यूरियस है, कितना तेज़ी है उसके अंदर, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप निफ्टी 50 के काउंटर्स चेक कर रहे हैं, 500 के काउंटर्स चेक कर रहे हैं, तो कोचिन शिपयार्ड, MMTC, मेट्रो ब्रांड्स, असाही इंडिया, ये कुछ का दिन आज काफ़ी अच्छा था। और जो आज कमज़ोर बंद हुए उसमें गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, लेमन ट्री, कैम्प्लास्ट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई है, ये कुछ एक शेयर्स थे जो आज कमज़ोर भी बंद हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद एकदम से काम पर लौटना, टेलीविज़न स्क्रीन पर 1-1 घंटा बैठे रहना मुश्किल काम होता है। राजेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। रुचित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और शायना मुकद्दम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कल की तैयारी का आप लुत्फ उठाइएगा, देखिएगा कि कल कैसे करना है। मेरे को अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं, नमस्कार।